हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर 16 दिसंबर 2020 के। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ये बाइलिंगुअल सेशन है जिसमें हम करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं और साथ ही हम प्रीवियस डे के क्वेश्चंस और उसके साथ साथ उसकी जो न्यूज़ होती है उसको भी हम रिवाइज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं, आपको प्रीवियस डे की न्यूज़ याद है या नहीं है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। डॉक्टर कैरोलिना अरोजो हैज़ वन द रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस 2020। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। हाल ही में डॉक्टर कैरोलिना अराजो ने युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 जो है वो जीता है। वह किस देश से है? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड म्यांमार। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ब्राज़ील। तो डॉक्टर कैरोलिना अरोजो जो है ये पहली नॉन इंडियन बनी है, ये ब्राज़ील से हैं जिनको रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियंस दिया गया है। और इन्होंने जो है एल्जेब्राइक ज्योमेट्री के जो एक ब्रांच है बायरेशनल ज्योमेट्री उस पर उन्होंने काम किया था। और रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियंस की हम बात करें तो ये जो प्राइज़ है ये 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें $15,000 जो है ये कैश प्राइज़ दिया जाता है विनर को। एंड इसमें एज लिमिट जो है वो जो भी साइंटिस्ट जो भी मैथमेटिशियन है वो 45 ईयर्स से कम एज का होना चाहिए, इसलिए इसका नाम है यंग मैथमेटिशियंस अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट एंड विल मेक इट्स डेब्यू इन 2024 पेरिस गेम्स। निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक ओलंपिक खेल बन गया है और 2024 पेरिस खेलों में अपनी शुरुआत करेगा? स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड ब्रेक डांसिंग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करते रहिए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी यानी कि ब्रेक डांसिंग। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसने कंफर्म किया है कि ब्रेक डांसिंग जो है 2024 के पेरिस गेम्स में एक मेडल इवेंट प्रोग्राम होगा एंड ब्रेक डांसिंग को ओलंपिक्स में ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा जो टोक्यो गेम्स होंगे 2021 में इसमें स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग ये तीनों ही गेम्स अपना डेब्यू करेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हम बात करें तो जो भी समर ओलंपिक्स या विंटर ओलंपिक्स होते हैं मॉडर्न, उनको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी इसकी ही होती है और ये नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। 1894 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये लुशेन स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। ओके, और इसके जो करंट प्रेसिडेंट कौन है IOC के? ये हमने कल भी बताया था आपको, थॉमस बाक हैं। थॉमस बाक जो है ये करंट प्रेसिडेंट है। Next is what is the rank of India's Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Forbes 2020 World's 100 Most Powerful Women List। फोर्ब्स 2020 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की रैंक क्या है? 41st, 68th, 55th एंड 31st। तो क्या रैंक थी इनकी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है यानी कि 41st। सो हाल ही में वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट फोर्ब्स के द्वारा जो है जारी की गई है। इसमें जर्मन चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल जो है इनको फर्स्ट पोजीशन मिली है और 10वीं बार ऐसा हुआ है। फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर उनको फर्स्ट पोजीशन मिली है इस लिस्ट में। एंड इसके बाद कमला हैरिस जो US की वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं इनको 3rd पोजीशन मिली है इस लिस्ट में। इसके अलावा निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनको 41st पोजीशन मिली है। एंड HCL कॉरपोरेशन CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोशनी नदार मल्होत्रा को 55th पोजीशन मिली है। वहीं बायोकॉन फाउंडर किरण मजूमदार शॉ को 68th रैंक मिली है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नवगठित विभाग का नाम क्या है?
कॉरपोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन फाइनेंस एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट एंड कॉरपोरेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन सा नया डिपार्टमेंट बना है सेबी का? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए। सो कॉरपोरेट फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट नया डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ है सेबी का, और जो भी फ्रॉड, डाइवर्जन ऑफ फंड्स या बैंक लोन या रिसोर्सेज से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, जो भी कंपनी प्रमोटर्स के द्वारा फ्रॉड किया जाता है, उससे ये डील करता है। और सेबी में करेंटली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, 20 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से ये एक और बन गया है। एंड सेबी जो है, सेबी का आपको पता ही है, ये जो भी सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज होता है, जैसे आपका म्यूचुअल फंड हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये रेगुलेट करता है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। ये 1988 में फॉर्म हुई थी और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस 1992 में मिला था। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये मुंबई में लोकेटेड है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड है। और इसके करंट चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी है। इनका जो कार्यकाल था ये एक्सटेंड कर दिया गया था 18 मंथ से। सो अब ये नेक्स्ट ईयर जो है ये रिटायर होंगे। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द ट्राइलेटरल मीटिंग ऑन द यूज ऑफ चाबार पोर्ट? चाबार बंदरगाह के उपयोग पर त्रिपक्षीय बैठक में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग लिया है? इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान एंड ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। सो इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान ने पहली बार ट्राइलेटरल मीटिंग की चाबार पोर्ट के ऊपर, एंड तीनों ही के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चाबार पोर्ट, स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान और अफ़गानिस्तान में इंडिया को एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो उनके साथ जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो बढ़ेंगे। और उज़्बेकिस्तान जो है ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, और हाल ही में इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में पहली वर्चुअल मीटिंग हुई थी। एंड इसके साथ साथ दोनों कंट्रीज़ ने 9 MOUs पर भी साइन किया था। उज़्बेकिस्तान इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर यूरेनियम रिजर्व्स हैं, जो भारत के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिसेंटली यूनेस्को हैज़ अनाउंस्ड एन इंटरनेशनल प्राइज विल बी स्टार्टेड इन द नेम ऑफ डैश। हाल ही में यूनेस्को ने एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है जिसे डैश के नाम पर शुरू किया जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान, APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी एंड प्रणब मुखर्जी। सो किसके नाम पर स्टार्ट किया जाएगा अवार्ड? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीबुर रहमान जो है, इनको बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में भी इन्होंने सर्व किया था। एंड इनको टाइटल दिया गया था बंगा बंधु बाय द पीपल ऑफ बांग्लादेश। यूनेस्को की हम बात करें तो यूनेस्को एक एजेंसी है, UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो फोकस करती है ऑन प्रमोटिंग पीस थ्रू एजुकेशनल कल्चरल रिलेशंस, प्रमोटिंग कल्चरल रिलेशंस, एजुकेशनल रिलेशंस, सोशल रिलेशंस। एंड इसके जो यूनेस्को की जो करंट प्रेसिडेंट है, करंट डायरेक्टर जनरल हैं, वो कौन है? ऑड्रे ऑजोले हैं, ऑड्रे ऑजोले हैं, ठीक है। ये करंट जो है यहाँ पे डायरेक्टर जनरल हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से निम्नलिखित में से किसे छूट दी है? ऑर्गेनिक हनी, वेजिटेबल ऑयल्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टॉयज एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किसको छूट दी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी हैंडीक्राफ्ट्स और GI इंडिकेशंस GI टॉयज़ हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन टॉयज़ हैं, इनको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। और ये जो ऑर्डर है ये 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। और इस मूव से क्या होगा कि जो कंट्री में इंडिजिनस टॉयज़ का प्रोडक्शन और सेल है उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि करंटली इंडिया 85% जो डिमांड है उसको इम्पोर्ट के द्वारा पूरा करता है टॉयज़ की। जैसे चाइना, श्रीलंका, मलेशिया, जर्मनी और US से वो टॉयज़ आते हैं। सो इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने की आवश्यकता है और इसीलिए ये कदम उठाया गया है।
इसके अलावा एक और गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया गया है, टीम अप फॉर टॉयज़, ताकि जो भारत है उसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। Next is, recently India has launched a movie series for SEO diplomats. What is the name of the movie series? हाल ही में भारत ने SEO राजनयिकों के लिए एक मूवी श्रृंखला शुरू की है। फिल्म श्रृंखला का नाम क्या है? पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, सिनेमा स्कोप एंड मूवी स्कोप। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इजी क्वेश्चन है। तो सिनेमा स्कोप जो है मूवी सीरीज जारी की गई है और ये जो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिप्लोमैट्स हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया है। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2021 को एज द एससीओ ईयर ऑफ कल्चर सेलिब्रेट करेगा। तो कल्चरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए, एक कल्चरल कनेक्ट बनाने के लिए, मेंबर कंट्रीज़ के रिलेशंस को एनहांस करने के लिए, एक साथ लेकर आने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। एससीओ की हम बात करें तो ये 2001 में ये क्रिएट हुआ था एंड अभी इसमें करेंटली 8 मेंबर्स हैं। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। और एससीओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? बीजिंग, चाइना में है। नेक्स्ट इज, इजराइल हैज़ एस्टैब्लिश्ड इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विद डैश इन अ फॉर्मल सेरेमनी इन न्यू दिल्ली। इजराइल ने नई दिल्ली में एक औपचारिक समारोह में डैश के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड म्यांमार। सो किसके साथ यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भूटान। एंड इसके अलावा भूटान भी पहले हम बात करते हैं इसराइल की। तो इसराइल ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इसके अलावा अपना मोरक्को के साथ स्टैब्लिश किए हैं यूएस ब्रोकर डील के अंतर्गत। देन यूए के साथ स्टैब्लिश किए हैं। इसके अलावा बहरीन के साथ किए हैं। ओके, एंड वन कंट्री इज सूडान, इनके साथ हाल ही में जो यूएस ब्रोकर डील है जिसको अब्राहम अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, सो इसके तहत रिलेशन स्टैब्लिश किए गए हैं। भूटान की बात हम करें तो ये 54 कंट्रीज़ के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन सेट किए हैं इसने अभी तक, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी करे हैं। एंड इसने किसी भी जो परमानेंट काउंसिल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश भी न्यूज़ में था क्योंकि बांग्लादेश ने अपना पहला प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, यानी कि कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ जो गुड्स होते हैं जिनका ट्रेड किया जाता है, तो उनमें क्या होता है कि जो टैरिफ है उसको कम कर दिया जाता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत। तो अपने भूटान के साथ उसने फर्स्ट पीटीए साइन किया है और अभी बाकी कंट्रीज़ के साथ भी वो कुछ पीटीए और एफटीए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये साइन करेगा। सो पहला पीटीए उसने भूटान के साथ साइन किया है क्योंकि पर अभी भूटान और बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको 50 साल पूरे हो गए थे, तो उस अवसर पर ये साइन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 81st नुपीलांड डे। तो नुपीलांड डे के बारे में कौन सा कथन सही है? ये मणिपुर में मनाया जाता है एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ वुमेन हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। ये उन महिलाओं की याद में मनाया जाता है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में अपना बलिदान दिया है। सो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नुपीलांड डे जो है ये उन्हीं महिलाओं को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था वाइल फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। और 2 युद्ध हुए थे मणिपुर में अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर जिसमें वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, जो 1904 में हुआ था और एक 1939 में हुआ था। पहला तो मास एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुआ था और दूसरा जो था 1939 वाला ये हुआ था क्योंकि मणिपुर में फेमाइन लाइक सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि मणिपुर से बहुत सारा जो राइस था वो एक्सपोर्ट हो रहा था। तो चलिए, हमने प्रीवियस डे के क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड न्यूज़ को रिवाइज कर लिया है। चलिए अब हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th एडिशन रिलीज़ किया गया है। इसका पहला सेट आया है अभी, और ये 17 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज़ के लिए रिलीज़ किया गया है। अच्छा, इसमें फाइंडिंग्स क्या रही हैं? ये फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट होती है।
आप चाहे स्टेट पीसीएस की मेंस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, या फिर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, मेंस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर सीडीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें इस तरह के जो फैक्ट्स हैं इनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, चाहे सब्जेक्टिव फॉर्म में हो चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो अभी लेटेस्ट एनएफएचएस में ये पता चला है कि भारत में जो माल न्यूट्रिशन के केसेस हैं बच्चों में वो और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक, कुपोषण बढ़ गया है। एंड 13 स्टेट्स में, मतलब 17 स्टेट्स का यहाँ पर आकलन किया गया था, 13 स्टेट्स में जो स्टंटेड चिल्ड्रन है वो बढ़ गए हैं, अविकसित बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। और वहीं जो बच्चे ऐसे हैं जिनका वज़न कम है, जो अंडरवेट हैं, उनकी भी संख्या बढ़ गई है 12 स्टेट्स में, ठीक है। तो जो स्टंटिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग है, ठीक है, और अंडरवेट के जो केसेस हैं ये बढ़ गए हैं। द नंबर ऑफ अंडरवेट एंड ओवरवेट चिल्ड्रन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज इन 16 एंड 20 स्टेट्स रिस्पेक्टिवली। तो 16 स्टेट्स में अंडरवेट के केसेस बढ़े हैं और 20 स्टेट्स में ओवरवेट के केसेस बढ़े हैं। तो बच्चों में दोनों ही ट्रेंड देखे जा रहे हैं, अंडरवेट भी देखा जा रहा है और ओवरवेट के केसेस भी देखे जा रहे हैं। इस सर्वे से जो डेटा मिला है ये बताता है कि जो फुल वैक्सीनेशन है चिल्ड्रन का ये बड़ा है, ये एक अच्छी खबर है कि जो वैक्सीनेशन है बच्चों में ये 65% से बढ़कर 73% हो गया है। और अगर हम बच्चों में वैक्सीनेशन की टर्म्स में देखें तो हिमाचल प्रदेश ने इसमें टॉप किया है। फर्टिलिटी रेट जो है ये कम हुआ है और इसकी एक वजह ये भी है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल है वो स्टेट्स में बढ़ा है। इसके अलावा जो नियोनेटल मोर्टालिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है और अंडर 5 मोर्टालिटी रेट है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है सो तब उसकी जब मृत्यु हो जाती है, या फिर जब बच्चा 1 साल से कम का होता है तब उसकी मृत्यु हो जाती है, और जब बच्चा 5 वर्ष से कम है तो जब उसकी जो मृत्यु का दर है वो कम हुआ है काफ़ी स्टेट्स में। तो ये एक अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है फैक्ट। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स जो हैं ये बढ़े हैं, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल, और जो एनीमिक चिल्ड्रंस हैं ये भी बढ़े हैं और ये सबसे ज़्यादा गुजरात में बढ़े हैं, ठीक है। तो एनीमिक चिल्ड्रन यानी कि आयरन की जो कमी है बच्चों में, उसकी आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, तो एनीमिक बच्चे गुजरात में सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। द नंबर ऑफ ओबीस मेन एंड वुमेन हैव इंक्रीज। तो जो पुरुषों और महिलाओं में जो मोटापा है उसके केसेस भी ज़्यादा देखे गए हैं। शेयर ऑफ पीपल लिविंग विद सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड यूजिंग क्लीन फ्यूल हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो ये भी देखा गया है कि अब अधिकांश राज्यों में लोग स्वच्छता पर ध्यान रहे हैं, स्वच्छता सुविधाओं और स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। तो यहाँ से मोटी मोटी चीज़ ये समझ में आ रही है कि चेंज इन लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी जो है चीज़ें हैं, जैसे कुछ में अंडर न्यूट्रिशन के केसेस देखे जा रहे हैं, जैसे हिडन हंगर के भी केसेस होते हैं। हिडन हंगर यानी कि आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन आप में पोषण की कमी है, उसको हिडन हंगर कहा जाता है, यानी कि आप माल न्यूट्रिशन है अंदर से, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट है चीज़ ये कि आप न्यूट्रिशियस फूड खाएं और आप एक्सरसाइज डेली करें। जैसा कि पीएम मोदी ने भी जो फिटनेस मूवमेंट स्टार्ट किया है कि आधा घंटा रोज़ जो है फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कमेंट किया है। सो उस तरह की इनिशिएटिव की आवश्यकता है पर्सनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, ताकि जो हेल्थ बर्डन है वो कम हो सके। इसके अलावा नीति आयोग ने एक वाइट पेपर भी रिलीज़ किया है विच इज़ विजन 2035 फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया। तो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया गया है, और इस पेपर का मेन एम है कि इंडिया में जो हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम है इसको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और एकदम तैयार बनाना है हर स्तर पर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, चाहे वो आपका स्टेट लेवल है, चाहे वो नेशनल लेवल है। विजन 2035 की हम बात करें तो इट एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ सर्विलांस एंड इंटीग्रेट 3 टायर्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम इनटू आयुष्मान भारत। तो जो 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है हमारी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो इसको आयुष्मान भारत में शामिल करने का इसका एक लक्ष्य है, और साथ ही जो स्वास्थ्य निगरानी है इसको मजबूत करना इसका लक्ष्य है।
सो क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 5th एडिशन ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है। द फर्टिलिटी रेट हैज़ इंक्रीज्ड एंड ऑल्सो द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड अक्रॉस द स्टेट्स। प्रजनन दर जो है ये बढ़ी है और राज्यों में गर्भ निरोधकों का उपयोग बढ़ा है। द नंबर ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन हैज़ इंक्रीज्ड इन 13 स्टेट। 13 राज्यों में अविकसित बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। सो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। सो इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फर्टिलिटी रेट इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इज विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे, एनर्जी कंजर्वेशन डे। भारत में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके कि कितनी आवश्यकता है ऊर्जा संरक्षण की और ऊर्जा दक्षता की। ठीक है, कंजर्वेशन यानी कि आप जुडिशियसली एनर्जी को यूज़ करें, और एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि जो दक्षता है ऊर्जा की उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हर वर्ष इस डे को ऑर्गेनाइज करता है, ताकि जो भी एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड अचीवमेंट हुए हैं उनको शोकेस किया जा सके। पहला नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2001 में मनाया गया था, और उसी वर्ष जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 आया था। और इसके बाद 2002 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय के तौर पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को स्टैब्लिश किया गया, ताकि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के प्रावधानों को लागू किया जा सके। और ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करेगी? जाहिर सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत कार्य करेगी। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत कार्य करेगी। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। अब हम कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें एक है पैट यानी कि परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। ये नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इसका ये एक हिस्सा है। सो ये एक स्कीम स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग। तो जैसे कोई कंज्यूमर है तो वो कुछ भी अगर प्रोडक्ट खरीद रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम वो खरीद रहा है, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, लिखे होने चाहिए उस पर्टिकुलर आइटम पे। वहाँ पे प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए कि भाई ये कितनी एनर्जी की बचत इससे हो सकती है। तो ये 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और अभी काफ़ी इक्विपमेंट्स के लिए इसको फॉलो किया जाता है, जैसे कि रूम एसी, फैंस, कलर टीवी, एलईडी लैम्प, ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड भी लाया गया। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड लाया गया, ये 2007 में लाया गया था। 2007 में इट वाज ब्रॉट कोड, और इस कोड में क्या है कि नई कमर्शियल बिल्डिंग जो भी बनी है उनके लिए मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड्स जो है इसमें दिए गए हैं। और अभी जैसे कोई भी बिल्डिंग है अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट होती है तो उसको एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2007 का रेफरेंस लेना होता है। अच्छा, ग्लोबल लेवल पे हम बात करें तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 है, SDG 7 है, ये इसी से रिलेटेड है, एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसका काम यही है कि टू प्रमोट एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। इंडिया जो है इसका एसोसिएट मेंबर है, पर फुल टाइम मेंबर नहीं है। और इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए पेरिस एग्रीमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, इसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अच्छा, इसके अलावा इंडिया में एक EESL के द्वारा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा उजाला स्कीम भी इम्प्लीमेंट की गई थी, जिसमें LED बल्ब्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था कि भाई जो LED बल्ब्स की वजह से क्या होगा, एनर्जी कंजर्व होगी। सो उसको प्रमोट करने के लिए किया गया था। और IAE
IEA जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसने ESL के साथ इसका पूरा स्टडी भी किया था कि कितना इससे फ़र्क पड़ा है, कितनी एनर्जी जो है इससे कंजर्व हुई है। सो क्वेश्चन आपके लिए, एनर्जी कंजर्वेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। 15 दिसंबर, 10 दिसंबर, 18 दिसंबर एंड 14 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गाइस कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 14 दिसंबर। सो 15 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाते हैं। और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है भारत में। ठीक है, क्योंकि इस दिन जो पाकिस्तान फोर्सेस हैं, इंडो पाक वॉर हुआ था 1971 का, उसमें भारत की विजय को दर्शाते हुए ये दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE कोलकाता ने हिमगिरी लॉन्च किया है। हिमगिरी क्या है? ये एक वॉरशिप है इंडियन नेवी का, जो प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत तैयार किया गया है। और P-17A शिप्स जो हैं, ये फर्स्ट गैस टर्बाइन प्रोपल्शन और लार्जेस्ट कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है जो बिल्ड किए गए हैं GRSE में। एंड हिमगिरी ये नीलगिरी क्लास को बिलोंग करता है, और नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स जो हैं, ये फर्स्ट वॉरशिप थे जो कि भारत में डेवलप हुए हैं। और इसका जो उद्घाटन है, जो लॉन्च है हिमगिरी का, ये मधुलिका रावत के द्वारा किया गया, जो जनरल बिपिन रावत की वाइफ है। और जनरल बिपिन रावत कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ही इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, न्यूली क्रिएटेड पोस्ट है। आउट ऑफ द टोटल 7 शिप्स अंडर प्रोजेक्ट 17A, तो टोटल 7 शिप्स बन रहे थे प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत, जिसमें से 4 मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बने थे मुंबई में, और 3 जो हैं ये GRSE कोलकाता में बन रहे हैं। और वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग ग्रुप्स ग्लोबली, फिनकेंटियारी ऑफ इटली, ये टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड कर रहा है P-17 प्रोजेक्ट के लिए। इसके साथ साथ तो गोवा में सक्षम लॉन्च किया गया है, जो कि 5th और लास्ट ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जो कि इंडिजिनस OPV प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। इसको लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट को 13 नवंबर 2016 में, कि इंडिजिनसली जो है 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बनाए जाएंगे। और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली लॉन्ग रेंज सरफेस शिप्स होते हैं, जो कि मैरीटाइम जोन्स की पुलिसिंग करने के लिए, कोस्टल और ऑफशोर पेट्रोलिंग के लिए, डिज़ास्टर रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, सर्विलांस करने के लिए ये जो है बेसिकली बनाए जाते हैं। सक्षम इज़ लाइकली टू बी डिलीवर्ड टू द कोस्ट गार्ड बाय अक्टूबर 2021। तो अगले साल अक्टूबर 2021 में सक्षम जो है इसको डिलीवर कर दिया जाएगा कोस्ट गार्ड को। एंड 2 वेसल्स अंडर इंडिजिनस OPV प्रोजेक्ट दे हैव बीन कमीशन, और बाकी 5 जो है सारी ये लॉन्च कर दिए गए हैं। इनमें से 2 जो है वो ऑलरेडी कमीशन हो गए हैं। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड हिमगिरी, अ वॉरशिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A फॉर द इंडियन नेवी। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17A का एक युद्धपोत हिमगिरी किसने लॉन्च किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड गोवा शिपयार्ड एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A, दैट इज GRSE। नेक्स्ट इज PM मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। सबसे बड़े हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क की नींव PM मोदी के द्वारा रखी गई है। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये नियर विघाकोट विलेज में लॉन्च किया गया है, विच इज़ लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। और ये जो पार्क है ये 30,000 मेगावाट यानी कि 30 गीगावाट पावर सोलर पैनल के माध्यम से जनरेट करेगा, और 72,600 हेक्टेयर एरिया पे यहाँ पर विंडमिल लगेगा।
तो इसीलिए ये हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, क्योंकि इसमें दो जरिए से रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगी, एक सोलर एनर्जी और दूसरा विंड एनर्जी। द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज सेटिंग अप द पार्क। तो इस पार्क की जो स्थापना है वो गुजरात सरकार द्वारा की जा रही है, और भारत का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पावर जनरेटर अडानी ग्रुप और इंडिया का वाइंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर सुज़लॉन, ये दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस पार्क। PM Modi has laid the foundation stone of a desalination plant at मांडवी कच्छ। तो इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक डिसैलिनेशन प्लांट जो कि मांडवी में लोकेटेड है, इसको फाउंडेशन स्टोन ले किया है, और एक फुली ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग और पैकिंग प्लांट भी लॉन्च किया गया है कच्छ में। डिसैलिनेशन प्लांट जो है ये, इसकी कैपेसिटी जो है 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन जो है पानी डिलीवर करने की है। ये नर्मदा ग्रिड के साथ मिलकर गुजरात में वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। अल्वनीकरण संयंत्र की क्षमता एक दिन में 10 करोड़ लीटर है। ये नर्मदा ग्रिड और सोनी नेटवर्क के साथ मिलकर गुजरात को जल सुरक्षा प्रदान करेगा। सोनी क्या है? सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। मांडवी डिसैलिनेशन प्लांट इज द फर्स्ट ऑफ 5 डिसैलिनेशन प्लांट्स विच आर प्लान्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट। तो गुजरात गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 5 डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे गुजरात में, जिसमें से पहला तो मांडवी में ये लॉन्च हो चुका है, एंड इसके अलावा जो 4 बनने हैं वो दहेज, द्वारका, घोघा, भावनगर और गिर सोमनाथ में लगाए जाएंगे। सो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स PM मोदी लेड फाउंडेशन फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। निम्न में से किस राज्य में PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े संकर नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क की नींव रखी है? राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज गुजरात। Next is, as per a study, almost half of Indian droughts are influenced by North Atlantic air currents। तो हाल ही में एक अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि लगभग आधे भारतीय सूखे जो हैं वो उत्तरी अटलांटिक वायु धाराओं से प्रभावित हैं। और ये जो स्टडी है ये सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंसेस के रिसर्चर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया है। वैसे तो माना जाता है कि भारत में जो सूखा पड़ता है उसका कारण एल नीनो है, लेकिन इस स्टडी के अकॉर्डिंग पता चला है कि भारत में जो पिछले लास्ट सेंचुरी में जो भी ड्रॉट्स आए हैं, करीब करीब 23 सूखे पड़े हैं, उसमें से 10 सूखे जो हैं वो तब पड़े हैं जब एल नीनो एब्सेंट था। रिसर्चर्स ने ये भी क्लेम किया है कि ये जो ड्रॉट अकर हुए हैं ये इसलिए हुए हैं क्योंकि लेट अगस्त में जो बारिश थी वो काफ़ी कम हुई थी, एंड ये जो रेनफॉल है ये इसीलिए कम हुई थी क्योंकि एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस उस टाइम पर नॉर्थ अटलांटिक रीजन में हुए थे, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक करंट डेवलप हुए, और इस एटमॉस्फेरिक करंट ने जो मानसून भारत की तरफ आ रहा था उसको पीछे की ओर खींच दिया, उसको वहाँ से दूर कर दिया। तो भारत में जो मानसून आता है, अगर हम मान लीजिए साउथ वेस्ट मानसून की हम बात करें तो होता क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है साउथ वेस्ट मानसून आता है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी कारणवश ये टेम्परेचर कम हो जाए, लो प्रेशर जो है ये ज़्यादा लो ना हो, तो इससे क्या होगा कि जो मानसून है वो वीक पड़ जाता है, जो विंड्स हैं वो ज़्यादा इधर अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी, तो यहाँ पे मानसून कम हो जाएगा, रेनफॉल डिक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो डिस्टर्बेंस है ये नॉर्थ अटलांटिक रीजन के कारण हुआ है, वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस हुए हैं उसके कारण हुआ है। रिसर्चर्स ने ये भी एनालाइज किया है कि एल नीनो ईयर्स में जब भी एल नीनो आता है तो उस दौरान में जब सूखा पड़ता है तो उसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है कि जो रेनफॉल डेफिशिट है, यानी कि बारिश जो है की जो कमी है वो मिड जून से बढ़ना स्टार्ट होता है और फिर वो अपने पीक पर अगस्त में पहुंचता है।
लेकिन अब नॉन एल नीनो ईयर्स में देखा गया है कि लेट अगस्त में सडनली रेनफॉल कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो सूखा पड़ा है काफ़ी जगह में, तो इसे कहा जा रहा है कि ये जो सडन डिक्लाइन हुआ है अगस्त में रेनफॉल का, ये रॉसबी वेव्स के कारण हुआ है। सो ये जो रॉसबी वेव्स हैं ये एक तरह का सर्कुलर पैटर्न फॉर्म करती हैं और ये पोलर रीजन में फॉर्म होती है, नॉर्थ अटलांटिक रीजन में ये फॉर्म होती हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होता है। और ये क्या करती हैं, ये ट्रॉपिक्स में जितनी भी हीट होती है इसको पोल्स की तरफ ट्रांसफ़र करती हैं और पोलर रीजन से जो भी कोल्ड एयर है वो ट्रॉपिक्स की तरफ चलने लगती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, लो प्रेशर कम मतलब धीरे धीरे हाई प्रेशर में चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से जो विंड्स जो मानसून की जो विंड्स हैं वो वीक पड़ जाती हैं और इसकी वजह से बारिश वहाँ पर कम हो जाती है और सूखे जैसे जो इवेंट हैं वो देखे जाते हैं। इंडियन मानसून की हम बात करें तो मानसून जो है ये सीजनल विंड्स हैं जो कि भारत में बारिश लेकर आती हैं, मौसमी हवाएं हैं ये। इंडिया में समर में साउथ वेस्ट मानसून के कारण बारिश होती है और विंटर में नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण बारिश होती है जब मानसून रिट्रीट करता है। एंड जो साउथ वेस्ट मानसून है इससे सबसे ज़्यादा बारिश भारत में होती है और हमारी जो कृषि भी है इसी पर मेनली आधारित होती है और ये जून टू सितंबर के मंथ में सबसे ज़्यादा बारिश लेकर आती है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर अ स्टडी 43% ऑफ इंडियन ड्रॉट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस इन द डैश। एक अध्ययन के अनुसार 43% भारतीय सूखा डैश में वायुमंडलीय गड़बड़ी से प्रभावित होता है। नॉर्थ अटलांटिक रीजन, साउथ अटलांटिक रीजन, ईस्टर्न यूरोप रीजन एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक रीजन। नेक्स्ट इज ओला विल सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री इन तमिलनाडु। तो ओला ने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ी जो स्कूटर फैक्ट्री है उसको तमिलनाडु में इस्टेब्लिश करेगा, जिसके कारण लगभग 10,000 लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इसकी जो लागत है वो 2400 करोड़ की है प्रोजेक्ट की। इससे क्या होगा, भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के फॉर्म में उभरेगा इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और ये जो फैक्ट्री बनेगी स्कूटर की फैक्ट्री, ये केवल भारत की ही डिमांड को पूरा नहीं करेगी, अभी तो यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी होंगे अदर कंट्रीज़ में। ओला इज़ प्लानिंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। तो ओला प्लान कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है अपना लॉन्च करे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपना नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 लॉन्च किया है ताकि भारत में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। जैसे 2009 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अलग से नीति जारी की थी, एक सेपरेट पॉलिसी डेवलप की थी। और मार्च 2020 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो सोलर पावर बेस्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है गवर्नमेंट कैंपसेस में जो है लगाएगी। सो क्वेश्चन है, ओला विल सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री इन डैश। ओला डैश में दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करेगा। केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा ये? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट इज उदय कोटक जो है, इनको एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक रीअपॉइंट किया जाएगा और इसका अप्रूवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कर दिया गया है। उनको अगले 3 वर्षों के लिए एज द MD एंड CEO अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा प्रकाश अप्टे को एज द पार्ट टाइम चेयरमैन और दीपक गुप्ता को एज जॉइंट MD ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक जो है अपॉइंट किया जाएगा। इसका भी अप्रूवल दे दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इन तीनों का ही जो टर्म है वो अपॉइंटमेंट का वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा। कोटक महिंद्रा बैंक की हम बात करें, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके CEO जो है वो उदय कोटक है और ये 2030 में स्थापित हुआ था। इसका स्लोगन है, लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक। सो क्वेश्चन आपके लिए, उदय कोटक विल बी अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। उदय कोटक को निम्नलिखित में से किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया जाएगा? यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक एंड एयरटेल पेमेंट बैंक। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट इज इंडिया की टेनिस प्लेयर अंकिता रैना। इन्होंने ITF डबल्स टाइटल जीत लिया है दुबई में। उन्होंने ये जो ITF डबल टाइटल्स था ये था अल हब्तूर चैलेंज और ये इन्होंने एक्टरीन गोरगोजे के साथ जीता है बाय डिफीटिंग एलियोना बोल्सोवा, ज़डोइनोव एंड काजा जुवांग। इससे पहले उन्होंने डबल्स टूर्नामेंट टाइटल जीता था थाईलैंड में और रनर अप बनी थी टेनिस टूर्नामेंट जो जोधपुर में कंडक्ट किया गया था और इस वर्ष की उनकी ये सबसे बड़ी ट्रॉफी है जो उन्होंने जीती है। अल हब्तूर टेनिस चैलेंज की हम बात करें तो ये वुमेन टेनिस प्लेयर्स के लिए टेनिस टूर्नामेंट है और ये आउटडोर हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है एंड दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड एनुअली इन दुबई फ्रॉम 1998। 1998 से ये दुबई में प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इट इज़ क्लासिफाइड एज $1 लाख ITF Women's Circuit Tournament. So question is which among the following Indian tennis player has won Al Habtoor Challenge in 2020? निम्नलिखित में से किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने 2020 में अल हब्तूर चुनौती जीती है? अंकिता रैना, करमन कौरठंडी, निरुपमा संजीव एंड सानिया मिर्जा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, दैट इज अंकिता रैना। नेक्स्ट इज नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च एंड सी गंगा। इन लोगों ने मिलकर एक MOU पर साइन किया है ताकि भारत में स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को डेवलप किया जा सके और इस MOU का अनाउंसमेंट 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 के दौरान किया गया है। ये समिट को 10 से लेकर 15 सितंबर के बीच ऑर्गेनाइज किया गया NMCG और सी गंगा के द्वारा। NMCG इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। The theme of IWIS 2020 is comprehensive analysis and holistic management of local rivers and water bodies. तो इसका जो विषय था ये अर्थ गंगा, नदी जल संरक्षण, समन्वित विकास, ध्यान देने के साथ स्थानीय नदियों और जल निकायों का व्यापक विश्लेषण तथा समग्र प्रबंधन। और अर्धगंगा पर फोकस किया गया रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडी सी गंगा की हम बात करें तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का थिंक टैंक है और हाल ही में एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है भारत का जो ये इनिशिएटिव है फॉर क्लीनिंग द रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इसको अप्रिशिएट किया है ड्यूरिंग दिस इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। सो क्वेश्चन है नॉर्वेगियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च एंड सी गंगा हैज रिसेंटली साइंड एन MOU फॉर डेवलपमेंट ऑफ डैश इन इंडिया। नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च और सी गंगा ने हाल ही में भारत में डैश के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन फ्रेमवर्क, स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, प्लास्टिक पोल्यूशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड सॉइल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? The correct answer for this will be option B, that is sludge management framework. Next is प्रोफेसर रोदम नरसिम्हा। इनका हाल ही में निधन हो गया ब्रेन हेमरेज के कारण। ये भारत के एरोस्पेस साइंटिस्ट थे और इनको 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियाज एरोस्पेस प्रोग्राम्स लाइक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे भारत के एरोस्पेस कार्यक्रमों में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है और डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ मिलकर उन्होंने एक बुक लिखी थी डेवलपमेंट्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी और वो प्रोफेसर सतीश धवन के जो है स्टूडेंट थे। सतीश धवन स्पेस सेंटर सतीश धवन के नाम पर बनाया गया था। ही हैड सर्व्ड इन मैनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इंक्लूडिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बैंगलोर। तो वो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बैंगलोर के डायरेक्टर भी रह चुके थे। So question है which of the following award was won by Indian aerospace scientist Professor Rodam Narasimha who recently passed away? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक प्रोफेसर रोदम नरसिम्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया द्वारा जीता गया था? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्म श्री। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पद्म विभूषण। नेक्स्ट इज यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब ने
भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ मीटिंग की जहाँ पे मल्टीपल इश्यूज़ को डिस्कस किया गया। एंड ये भी इसमें कहा जा रहा है, एक उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और यूके के जो रिलेशन है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, इसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदलने के लिए डिस्कशन किया जाएगा। एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि जो मिस्टर राब हैं ये ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के आने की जो बात है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में, उनके लिए तैयारी भी देखेंगे ये। इफ़ जॉनसन कम्स टू इंडिया ऑन रिपब्लिक डे 2021, ये ब्रिटिश लीडर के ऐसे 6 ब्रिटिश लीडर होंगे जो रिपब्लिक डे पे जिनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा। एंड ही विल बी द फर्स्ट ब्रिटिश पीएम टू डू सो सिंस जॉन मेजर इन 1993। तो जॉन मेजर आए थे 1993 में, उसके बाद ये ब्रिटिश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में। इंडिया एंड यूके भी हो सकता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बातचीत करें जब ब्रिटिश पीएम विजिट करेंगे भारत में। एंड इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। इससे पहले दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी कॉपरेशन के लिए एक एमओयू साइन हो चुका है 2019 में, और इसका फाइनल कंक्लूजन हो सकता है अभी हो। यूके की हम बात करें तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेरियस नेशन इंक्लूडिंग इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल लंदन है और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। सो क्वेश्चन आपके लिए, हु इज़ एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया एज अ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस नेक्स्ट मंथ। अगले महीने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अतिथि के रूप में निम्नलिखित में से किसके भारत आने की उम्मीद है? डोमिनिक राब, बोरिस जॉनसन, जॉन मेजर एंड जो बाइडन। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज बोरिस जॉनसन। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आप रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।